हेलो एवरीवन, मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक पंजाब फ्लड्स, दूसरा टॉपिक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप, तीसरा रॉक कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और लास्ट में ताइवान स्ट्रेट। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जो फ्लडिंग सिचुएशन है ये एक नई सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में ये फ्लडिंग हमें 1955, 1988, 93, 2019 एंड 2023 में भी देखने को मिली है। पंजाब नेचुरली ही फ्लड प्रोन है, जहां पर वेरियस रिवर्स लाइक रावी, ब्यास, सतलुज एंड घग्गर जैसी रिवर्स जो मेनली डैमेज क्रिएट करती हैं, एंड कई सारी सीजनल च्योस यानी सीजनल स्ट्रीम्स ये भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो फ्लड से हिट हुए हैं, एंड पिछले सालों के मुकाबले में ये इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग है। अब इसके पीछे रीजन एक है। यहाँ पर पंजाब में अगर हम बात करें, क्योंकि फूड बाउल है इंडिया का, जो रिवर के ऊपर फ्लडिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है एम्बार्कमेंट के ऊपर, जिसे लोकल लैंग्वेज में धुंसी बंद कहा जाता है। बट ये एक्सट्रीम रेनफॉल में कई बार टूट जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है यहाँ पे। अब इस साल कुछ चीजें हमें देखने को मिली, जैसे रेनफॉल 45% से ज्यादा देखने को मिली नॉर्मली, जो पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होती है। अब ब्यास की अगर हम बात करें तो आपको 50 टू 55 क्यूसेक वाटर ज्यादा देखने को मिला। सेम रावी रिवर में भी यही रहा, एंड यहां पर आपके जो डैम्स थे, जैसे पोंग का इनफ्लो 20% हायर देखने को मिला, बाखरा का भी एक्सट्रीम लेवल पे फ्लो देखने को मिला, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल फैक्टर्स, तो सबसे पहली बात है हैवी रेनफॉल। जो टोपोग्राफी है, ऊपर हिमालयन रिवर्स का फ्लो जो आता है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको पुअर, मतलब जो टोपोग्राफी ऐसे जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये फ्लडिंग होती है। अब कहा जाता है कि भाई डैम मैनेजमेंट में भी तो प्रॉब्लम थी ना। नेचुरल प्रॉब्लम अगर हम बात करें उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं सडनली वाटर रिलीज कर दिया गया। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कहीं भी कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिली वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में, एंड सेंटर स्टेट के बीच में भी टसल रहा, जहां पर सेंटर को ये कहा गया कि भैया आपने कहीं ना कहीं बिजली पैदा करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, रादर देन यहाँ पर फ्लड सेफ्टी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो इन कंसर्न्स की वजह से यहाँ पर आपको सेंटर स्टेट टसल भी देखने को मिला। साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी वीक था, क्योंकि जो अगर हम माधोपुर ब्रांच की बात करें तो ये स्ट्रेस में टूट गया। इवन इलीगल माइनिंग और पुअर मेंटेनेंस की वजह से एम्बार्कमेंट भी आपके खत्म हो गए। तो यहाँ पर गवर्नेंस का भी फेलियर देखने को मिला, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी टाइम रहते यहाँ पर एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी आपके ऐसे प्लानिंग नहीं देखने को मिली। अर्ली वार्निंग सिस्टम में भी आपको डिलेज देखने को मिले, एंड पोस्ट डिजास्टर अगर हम बात करें तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिल रही। तो अभी अगर ओवरऑल पंजाब की बात की जाए, तो यहाँ पर जोग्राफिकल वर्नेबिलिटी तो है ही है आपकी, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इतनी सारी स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। बट क्लाइमेटिक फैक्टर भी है, आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से और रेनफॉल अगर इंक्रीज होता है तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज होगी, और ये एक रेगुलर फिनोमेना हो सकता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल को प्रेडिक्ट करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। रिवर मैनेजमेंट के लिए भी हमारे लिए एक चैलेंज है। अपस्ट्रीम जो जैसे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सडनली वाटर रिलीज कर देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें फ्लड कंट्रोल में आपकी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं फ्लड डिफेंस अगर हम बात करें, नेचुरल एम्बार्कमेंट के अलावा हमारे पास कहीं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, और इलीगल माइनिंग के कारण वो एम्बार्कमेंट भी बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ओवर डिपेंडेंसी आपको पेडी फार्मिंग में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं पेडी कल्टीवेशन में वाटर लॉग कंडीशन रहती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो आपकी जमीन है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर चुकी है। जैसे आप पैडी फील्ड में बहुत ज्यादा पानी डाल के रखते हो तो पहले से ही जमीन में बहुत ज्यादा नमी है, और उसमें पानी अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर हमें फ्लडिंग प्लेन जोनिंग करनी चाहिए, जहां पर आप फ्लडिंग प्लेन के अंदर ये देखिए कि कहां पर कितना फ्लड आ सकता है, किसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। आप डैम मैनेजमेंट के अंदर रिफॉर्म लेके आइए, एक सिंक्रोनाइज एफर्ट होना चाहिए डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सभी स्टेट्स के बीच में, एंड मोर ओवर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक प्रॉपर मैकेनिज्म देखने को मिलना चाहिए। एम्बार्कमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, जहां पर आपको 4-5 हजार करोड़ के आसपास रुपए यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे।
एंड मोर ओवर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के ऊपर आप फोकस करो एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोडमैप फॉर ईयर 2025। अब यहां पे 15 साल का हमने रोडमैप तैयार किया है कि कैसे हम न्यूक्लियर डिफेंस, ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया की डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एंड यहां पर आत्मनिर्भर भारत के ऊपर स्पेशली फोकस है। तो मॉडर्नाइज करना है हमने अपनी आर्मी को 10 से 15 साल के अंदर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की कैपेबिलिटीज को हम यहाँ पर बूस्ट करेंगे। ये रोड मैप आपके कहीं ना कहीं डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगा, एमएसएमई एंड स्टार्टअप को बूस्ट करेगा। एंड हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हम इंप्रूव करेंगे। सर्वाइवेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा मेजर फोकस रहेगा। रेडिएशन डिटेक्शन टूल के ऊपर फोकस रहेगा। मोबाइल डिकंटामिनेशन यूनिट्स के ऊपर फोकस रहेगा, ताकि आने वाले समय में कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर थ्रेट हो तो उसको हम इजीली एड्रेस कर सके। मोर ओवर अगर हम यूएवी की बात करें तो हम स्टिल ड्रोन्स को तैयार करेंगे जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की रहे एंड 60,000 एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई कर सके। एंड इसके साथ साथ एआई इनेबल्ड हम कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइक एनिमेशन को जो आपके पेलोड्स हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर वॉरफेयर में अडेप्टिव जैमिंग के ऊपर हमारा फोकस होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिनायल बबल्स, जो 15 किलोमीटर रेडियस पे जो भी ऐसे स्वार्म ड्रोन्स वगैरह की रे आती है तो उसको हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सके। सर्विस स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी हमारा फोकस होगा, जैसे लाइट टैंक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स, यूएवी को प्रोवाइड किया जाएगा आर्मी को, न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप्स, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एंड माइनिंग वेसल्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा नेवी को, एयरफोर्स को स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप्स, लार्ज रेंज क्रूज मिसाइल्स एंड प्रिसीजन गाइडेड म्यूटेशन, इन सब को यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा एयरफोर्स को। तो इन सब के ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा और बाकी एमएसएमई को तो प्रमोट करना ही है। तो इसमें हम न्यूक्लियर डिटरेंस को कहीं ना कहीं अपनी इंश्योर करेंगे ताकि इंडिया की सर्वाइवेबिलिटी और सेकंड अटैक कैपेबिलिटी को हम इंश्योर कर सकें। फ्यूचर रेडी करना चाहते हैं, खासकर लैंड, सी, एयर, साइबर स्पेस, हर फील्ड में अपने आप, इवन ड्रोन वॉरफेयर में भी हम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक रोड मैप देना चाहते हैं जिसमें आर&डी को प्रमोट करके हम सेल्फ रिलायंट बन सकें। न्यूक्लियर रेजिलियंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बिल्ड करेंगे। एंड यहाँ पर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं कि भाई जैसे चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रही है और पाकिस्तान इसका एक प्रॉक्सी टैक्टिक्स है, तो कहीं ना कहीं हमें चाइना के अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब हम पाकिस्तान को भी इजीली हैंडल कर पाएंगे, केटर कर पाएंगे। बिकॉज चाइना अगर हथियार यहाँ पर पाकिस्तान को देता रहेगा तो मुश्किल रहेगी। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, द नेचर में पब्लिश हुई एक स्टडी में कहा जा रहा है कि भाई हम रॉक्स के अंदर सोचते थे कि भाई 11,800 बिलियन टन कार्बन को सिक्वेंस्ट्रेट कर सकते हैं। कहते ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 1,400 बिलियन टन ही कार्बन को सिक्वेंस्ट्रेट कर पाएगा, जो कि 2200 तक यानी 2200 तक हमारी जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये मान के चलें कि अभी इस सेंचुरी के अंदर जितना भी हम कार्बन एमिशन कर पाएंगे उसको रोकने में तो हम कामयाब हो पाएंगे, बट एमिशन कटिंग में जितना डिले करेंगे बाद में जाकर उतनी ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि इस स्टडी के अंदर हमने ग्लोबल मैपिंग की कि कहाँ पर हम इन्हें एक बरी कर सकते हैं, बट इसमें रिस्की जोन जैसे अर्थक्वेक प्रोन है या पोलर रीजन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। कहते कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देशों के अंदर भी आपको फर्क देखने को मिल रहा है। रशिया, यूएस और सऊदी में पोटेंशियल ज्यादा है, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज में पोटेंशियल कम है। मैक्सिमम आप 0.7 डिग्री सेल्सियस का फर्क ला सकते हैं, बट यहाँ पर इसमें थोड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि इससे एमिशन डिले होंगे, एमिशन कट में डिले होंगे और कुछ भी नहीं है। कार्बन स्टोरेज की आपकी एक लिमिट है। यहाँ पे पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए, जहां पर आप नहीं, आप ये अभी तक सोच रहे थे कि इन्फिनाइट आप कहीं ना कहीं कार्बन स्टोर कर सकते हो अर्थ क्रस्ट के अंदर, बट ये फाइनाइट है एंड हमारे पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देन यहाँ पर ये जो स्टोरेज स्पेस है सबकी बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पेक्ट आ सकता है ओवरऑल भी। देन फॉसिल फ्यूल का भी एक डायलेमा है कि शुड हमें इसकी स्टोरेज को लिमिट करना चाहिए या कंटिन्यू करें फॉसिल फ्यूल के यूजेस को, तो वो भी एक इसके प्रॉब्लम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम कहते हैं कि भाई हम एमिशन कट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू कार्बन सिक्वेंस्ट्रेट, ठीक है एक लिमिट तक आप कर सकते हो बट उसके बियॉन्ड नहीं कर पाओगे।
कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें अपने, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा टारगेट है कि भाई इतना कार्बन सिक्वेंस्ट्रेट करूं, बट अगर आपका कार्बन एमिशन ही इंक्रीज हो रहा है, आप जितना सिक्वेंस्ट्रेट कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको रियलिस्टिक कुछ टारगेट्स और पाथवे के ऊपर फोकस करना चाहिए। आज का आखिरी आर्टिकल ऑन विच वी विल बी डिस्कसिंग, अभी चाइना ने वार्न किया है, किसको, यहाँ पे वार्न किया है आपके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को, कि भाई आप ताइवान स्टेट के आसपास देखे गए। चाइना ने कहा कि भैया आपका कनाडा का क्यूबेक जो फ्रिगेट है वो यहाँ पर देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया का डिस्ट्रॉयर ब्रिस्बेन यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से चाइना ने थोड़ा कंसर्न रेज किया। अब ताइवान स्टेट, ये चाइना और ताइवान के बीच में एक तरफ ताइवान और चाइना आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड फिलीपींस सी, यानी एक तरफ आपका ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी एंड फिलीपींस सी, ये आपको एरियाज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे ये लुजान स्टेट भी आ जाता है। तो ये वैसे ग्लोबल सप्लाई चेन, अगर हम बात करें ग्लोबल शिपिंग लेन में से एक इंपॉर्टेंट एरिया, बिजिएस्ट स्टेट है वर्ल्ड का। ये एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना की, एंड क्रिटिकल पॉइंट है। एंड ताइवान वर्ल्ड लीडर है सेमीकंडक्टर का, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी कहीं ना कहीं एक चाइना ताइवान को ब्रेक अवे प्रोविंस के तौर पे देखता है, वेयर एज ताइवान अपने आप को सेल्फ गवर्न डेमोक्रेसी के तौर पे देखता है। यहाँ पर जो चाइना की आर्मी है, ये वेरियस ओकेजन पे नेवी और मिलिट्री ड्रिल करती रहती है स्टेट के आसपास, जहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोका जा सके, बट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान इस एरिया में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट करते हैं। वेयर एज ये स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट की अगर बात करें, तो ये वेस्टर्न पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल राइवलरी, यानी यूएस और चाइना की राइवलरी के लिए भी ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। तो ऑलमोस्ट 60% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर ट्रेड सिर्फ इसी एरिया से होता है। जो इस एरिया को कंट्रोल करेगा वही इस पूरी चीज को कंट्रोल करेगा। आर द थिंग्स जो आपको ये आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।